फंक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ जो बेसिक फैक्ट है फंक्शन पे वो आज हम करेंगे। तो पहले फंक्शन आया कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से आया, तो ये लिख लेते हैं, फिर अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। द वर्ड फंक्शन इज डिराइव्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन सारा का सारा चैप्टर 12th में मिलेगा। 11th में सिर्फ बेसिक्स दिया है कि क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया गया। बाकी सारा का सारा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है और जेई में तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ 11th क्लास का कर रहे हैं। द वर्ड फंक्शन इज derived from a Latin word meaning operation. फंक्शन का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं फंक्शन इज, फंक्शन को एक्चुअली में शॉर्टकट में हम FNS ही लिखेंगे, अभी खैर पूरा लिख लेते हैं। फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग और मैप। इसको मैपिंग भी बोलते हैं या फिर इसको मैप, सिंपल मैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई फंक्शन के बारे में कि फंक्शन का नाम कहाँ से है। फिर फंक्शन होता क्या है उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देखो इसमें क्या होता था, सेट ए और सेट बी दो होते थे, इसमें भी वही है, सेट ए और सेट बी। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या है वो लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसके बारे में। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इज असाइन्ड a unique element of set B, then this assignment is known as function। तो इस असाइनमेंट को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन। denoted by f such that a tending to b, read as f is a function of a to b। ठीक है, each element of set A there is assigned a unique element of set B, then this assignment is known as function denoted by f such that a tending to b। a जो होता है वो डोमेन होता है और b जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, को डोमेन। ये हमने फंक्शन में पिछली क्लास में बात की हुई थी। a इज कॉल्ड, यहाँ पर लिख लेते हैं, a इज कॉल्ड डोमेन, a is called domain of a function and b is called codomain of a function।
जो हमने रिलेशन में डेफिनेशन पढ़ी थी वही सेम डेफिनेशन फंक्शन में भी है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। डोमेन में और रेंज में और को डोमेन में, बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ फंक्शन। और रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो रेंज हो जाएगी, ठीक है। सेम बिल्कुल पैरेलल चलेगा वैसे जैसे इसमें होता था रिलेशन में। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन क्या है वो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास एक फंक्शन में ये ए गिवन है और ये बी गिवन है, और इसी तरीके से जैसे हमने वहाँ एग्जांपल लिए थे यहाँ पर भी ले लेते हैं, ये 1 2 3 और ये 4 है, और यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ है। तो 1 पे ये इसने डी ई दे दिया, 2 पे ए हो गया, 3 पे बी हो गया और 4 पे सी हो गया। तो ये जो है ए जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई डोमेन की वैल्यू क्या होगी तो वो हो जाएगा ए 1 2 3 और ये 4। को डोमेन क्या हो जाएगा, बी, और ये हो जाएगा ए बी सी डी ई और एफ। और अगर रेंज की बात की जाएगी कि रेंज क्या होगा, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या हो जाएगा, जिस पे इमेज मिली हुई है। 1 पे क्या मिली है, ई, 2 पे बी, 2 पे क्या मिली है, ए, 3 पे बी और 4 पे सी। ए बी सी और ई, ये रेंज हो जाएगी। तो यही तो उसमें भी हमने पढ़ा था सेम। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है वो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख देता हूँ कि रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें, और वो हमें याद रखने पड़ेंगे। फंक्शन में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि किसी की भी इमेज किसी के साथ बन जाती थी, या हो सकता है ए में कई सारे एलिमेंट खाली भी रह जाते थे, लेकिन बी में ऐसा नहीं है। तो लिख लेते हैं 10 for a function from a to b, नंबर 1 क्या होना चाहिए, a and b should be non empty। तो ये तो इजी है, ये तो हमें याद रहेगा, a and b should be non empty। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है वो हमें ध्यान रखना है, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव एन इमेज इन बी। ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट को हमने ELT करके लिख लिया, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव एन इमेज ऑफ बी। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की जो है वो इमेज होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन बी। मोर देन 1 इमेज इन बी, ये एक इम्पॉर्टेंट ज़्यादा, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो इजी है, ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी तो होंगे ही, एम्प्टी के लिए तो हम क्या बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन थी उसमें हमने देखा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इज असाइंड अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी होना चाहिए, मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये वही तो लिखा हुआ है कि a शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन b, नहीं होनी चाहिए। नो एलिमेंट ऑफ a, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब x की हमने 1 रखी तो y की 2 भी मिल गई, और x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू 3 भी मिल गई। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इसका उल्टा बोला जाए कि x की 2 वैल्यू पे y की एक वैल्यू मिल रही है तो ये पॉसिबल है। x की 2 वैल्यू पे y की एक वैल्यू पॉसिबल है, x की 2 सेम वैल्यू पे y की एक वैल्यू मिल सकती है।
मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि पहली बात तो क्या क्या नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 7 है, तो हमने ये कह दिया 1 से 6 है और 2 से 4 है, तो ये a है और ये b है। तो क्या ये f सच दैट a टू b फंक्शन है कि नहीं है? तो बताओ यस और नो में क्या होगा, ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? तो ये फंक्शन नहीं है। ये लिखा हुआ है फर्स्ट वाले सेकंड वाले पे, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव एन इमेज इन बी। ए का कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, जबकि रिलेशन बोलोगे तो हाँ ये रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन में क्या होता है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू मिलनी चाहिए, और एक्स में कोई भी एलिमेंट मतलब डोमेन कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई इनकी इमेज होनी चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। उसके बाद अच्छा एक एग्जांपल तो ये ले लिया, दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अभी एक हमने यहाँ से प्रॉपर्टी क्या देखी कि एक्स की कोई भी जो डोमेन है वो कहीं भी कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या करेंगे हम कि ए में हमने ले लिया 1 2 3 4 और बी में ले लिया हमने 5 6 7 8 और ये 9, और ये x की वैल्यू 1 हो गई, ये यहाँ पर 2 पर हो गई, यही x की 2 पे 8 भी दे रहा है और 4 पे 6 हो रही है। क्या ये फंक्शन है? तो आंसर होगा नो। x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू 2 रख रहा है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 5, और x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 8 मिल रही है। तो क्या ये फंक्शन है? तो आंसर हो जाएगा नो, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, कि अगर मैंने लिया कि भाई ये a है और ये b है, और फिर हमने कुछ ऐसे एग्जांपल ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमने x की वैल्यू 2 पे y 5 मिल गया, ये यहाँ पे 7 मिल गया 1 पर, और 4 पे भी 7 मिल गया ये, और 3 पे मिल गया 6। क्या ये फंक्शन है? तो हाँ ये फंक्शन है। क्यों ये फंक्शन है? क्योंकि डेफिनेशन क्या हमारी कहती है कि भाई x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू मिल रही है, x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन x की दो वैल्यू पे y की एक वैल्यू पॉसिबल है। इसको हम अभी 12th में करेंगे, इसका नाम है मैनी वन फंक्शन। मतलब x की दो वैल्यू पे तो मैनी हो गया, दो के लिए एक मिल रहा है तो मैनी का 1 के साथ है, तो ये मैनी 1 हो जाएगा। ये तो 1 टू मैनी हो रहा है, तो 1 टू मैनी कोई फंक्शन होता नहीं है। हम 12th में ये सब की बातें करेंगे, अभी सिर्फ नाम हमने ऐसे ही बोल दिया हुआ है कि मैनी 1 होता है फंक्शन। तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि x की दो वैल्यू पे कई बार गलतियां हो जाती हैं कि हम क्या कहते हैं कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो ये आधा स्टेटमेंट हो गया। x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन x की दो वैल्यू पे y की एक वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन जो उसका उल्टा है कि x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू मिल जाए, ये नहीं है। ये 2 और 3 इसीलिए एग्जाम्पल बना के समझाए गए हैं। क्लियर है बात? इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो अब मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप जरा इसको बताएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है।
ए की वैल्यू गिवन है 1 2 5 7, बी की वैल्यू गिवन है 3 4 5 6 7, एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी गिवन है, बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5 है और एफ ऑफ 7 की वैल्यू भी 5 है। तो ये फंक्शन है कि नहीं ये बताना है हमको। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, और वो देखते ही हमको आइडिया हो जाएगा, समझते ही जैसे ही हम देखेंगे हमें आइडिया हो जाएगा। जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी उन्हीं से रिलेटेड है ये सारा का सारा। ओके ये फंक्शन नहीं है, तो बिल्कुल सही है इनकी बात, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x की 2 वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है कि x की एक वैल्यू पे y की 2 अलग अलग वैल्यू मिल रही है। x की एक वैल्यू पे y की 2 अलग अलग वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू 2 ले रहे हो तब भी 4 आ रहा है, और x की वैल्यू 2 ले रहे हो तब भी 6 आ रहा है। तो यानी x की सिंगल 2 वैल्यू पे y की 2 अलग अलग वैल्यू मिल रही है, वो नहीं हो सकता। हाँ x की 2 वैल्यू पे y की एक वैल्यू होती तो ये फंक्शन हो जाता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब उसके बाद इन दोनों में रिलेशन जैसे हमने पढ़ा और फंक्शन पढ़ा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन but every relation need not to be a function. हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन होगा, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन भी फंक्शन हो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर ध्यान रखें इसका। एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। उसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है, उसके लिए 2 कॉलम बना लेते हैं। ये फंक्शन है और यहाँ पर हम दूसरा कॉलम बनाएंगे, वो रिलेशन का हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा रिलेशन। पहला पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, each element of A must be related to unique element of B. Each element of A must be related to unique element of B। मतलब ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो डोमेन है वो कभी भी उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी के साथ उसकी इमेज बननी जरूरी है। फंक्शन की ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं है, वो क्या बन जाएगा, रिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर में बी सम एलिमेंट ऑफ ए which are not related to any element of B।
ठीक है, तो अगर ए में कोई भी एलिमेंट खाली बचा हुआ है तो वो फंक्शन नहीं है, वो क्या बन जाएगा, रिलेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट केस क्या हो जाएगा, एन एलिमेंट ऑफ, या इस तरीके से लिख लेते हैं, नो एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड, no element of A should be related to more than one element of B. No element of A should be related to more than one element of B. और रिलेशन में क्या हो जाएगा, an element of A, an element of A may be relation to more than one element of B. An element of A may be relation to more than one element of B, more than one element of B. इक्वल मैप और इक्वल फंक्शन। अब इक्वल का नाम सुन के हमें ये समझ में आएगा कि भाई x की वैल्यू पे y जो है दोनों में अगर सेम आ गया तो वो इक्वल हो जाएगा, लेकिन इसमें फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे हमने दो फंक्शन लेट कर लिए, f और g जो है वो दो फंक्शन है, लिख लेते हैं। द फंक्शन f एंड g फ्रॉम a टू b आर सेट टू बी इक्वल। द फंक्शन बोलो या मैप बोलो, द मैप या फंक्शन f एंड g from A to B are said to be equal if and only if IFF करके भी लिख सकते हैं, if fx इक्वल टू gx, f ऑफ x की वैल्यू g ऑफ x की इक्वल है and every x belongs to A, इक्वल मैपिंग जो होता है या इक्वल फंक्शन जो होता है उसको हम आइडेंटिकल भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल मैपिंग थोड़ा डरावना लगता है तो इसलिए इसको फंक्शन बोल देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैपिंग और फंक्शन दोनों का मतलब सेम है। तो इक्वल मैपिंग आर ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिकल मैपिंग। इसका दूसरा नाम इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन भी हो जाएगा, आइडेंटिकल मैपिंग। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन है वो इक्वल कब होंगे, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। टू मैपिंग या टू फंक्शन, टू मैपिंग f एंड g are said to be equal, और आइडेंटिकल। इक्वल बोले या आइडेंटिकल बोले, उनकी क्या क्या कंडीशन है। नंबर 1, डोमेन जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए, सिर्फ इक्वल होने से फ़ायदा नहीं है। डोमेन ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ g की इक्वल होना चाहिए। जब भी कभी हमसे कहेगा कि भाई ये चेक करो कि ये इक्वल फंक्शन है, हम क्या करेंगे, पहले उनका डोमेन निकालेंगे। अभी हम डोमेन के बहुत सारे मेथड्स भी पढ़ेंगे, कैसे हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो हम डोमेन निकाल के देखेंगे कि अगर डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g की इक्वल है, मतलब x की जो वैल्यू इसमें है वही x की वैल्यू g में भी होनी चाहिए।
तो वो हमारा हो जाएगा डोमेन। उसके बाद सेकंड जो है वो क्या इक्वल होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। सेकेंड में एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो एक्स का डोमेन हो या एफ का डोमेन हो या जी का डोमेन हो, उसकी हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स और जी एक्स इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एफ एक्स और जी एक्स हमेशा इक्वल हो, इक्वल का मतलब है कि उनके डोमेन भी आपस में इक्वल होने चाहिए। y की वैल्यू तो इक्वल हो, भाई एफ एक्स का मतलब y होता है ना, y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं, तो y की वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन साथ में x की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, तब हम उनको इक्वल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है इक्वल की। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें और बताएं क्या ये इक्वल है कि नहीं। लेट a इक्वल टू करली ब्रैकेट में 0,2 एंड b इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 f such that a tending to b given by f of x equal to 2x plus 1 and g such that a tending to b given by g of x equal to x square plus 1 for all x belongs to a, check function is identical या equal or not। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो इक्वल के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो डोमेन इक्वल होना चाहिए और दूसरी चीज़ क्या इक्वल होना चाहिए कि x की वैल्यू, जो डोमेन की वैल्यूज आएंगी x की, वो रखने के बाद y की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। तो फिर वो हो जाएगा इक्वल और आइडेंटिकल, जो भी बोल दो। तो क्या ये दोनों फंक्शन जो है वो इक्वल हैं? तो चेक हो रहा है ये। पहली बात तो हमें डोमेन चेक करना है कि क्या दोनों का डोमेन सेम है। तो क्या दोनों का डोमेन सेम है, यस और नो। तो डोमेन कैसे पता चलेगा, ये लिखा हुआ है डोमेन, देखो f सच दैट a टेंडिंग टू b, ये देखो डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं, ये को डोमेन है। तो यहाँ पर भी डोमेन a है और यहाँ पर भी को डोमेन a है। यहाँ पर भी डोमेन यहाँ पर a है फंक्शन में, और g फंक्शन में भी डोमेन जो है वो a ही है, और इनका तो को डोमेन भी सेम है। तो इसका मतलब डोमेन तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का डोमेन सेम है। अब उसके बाद a की वैल्यू जो है वो सिर्फ 0 और 2 है, तो यानी हम 0 पे चेक करेंगे और 2 पे चेक करेंगे। तो एक बार हम 0 पे निकाल लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 है। तो जब f ऑफ 0 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगी। और एक x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 आ जाएगी। तो f ऑफ 0 पर जो है वो वैल्यू क्या क्या आई है, एक f ऑफ 0 पे 1 आई है और f ऑफ 2 पे 5 आई है। अब अगर g पे भी सेम आ जाती है
तो फिर हमारा करेक्ट हो जाएगा ये कि हाँ भाई ये जो है वो इक्वल फंक्शन है। तो अब हम दूसरे के लिए निकाल देते हैं। फॉर जी, इसके लिए x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो g ऑफ x जो है वो x² प्लस 1 है। तो g ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो गई, और x इक्वल टू 2 पे जब निकालोगे तो g ऑफ 2 की वैल्यू 2² प्लस 1 यानी कि 5 आ गई। तो y की वैल्यू भी देखो दोनों में सेम आ रही है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 आ रही है। ये इसकी इक्वल आ रहा है और ये इसकी इक्वल आ रहा है, और डोमेन जो है वो क्लियरली हमको दिख रहा है कि डोमेन तो सेम है ही है। तो डोमेन ऑफ f एंड g आर सेम एंड fx इक्वल टू gx भी हो रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन। तो अगर ये दोनों सेम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि ये हमारा जो है फंक्शन कौन सा हो गया, इक्वल फंक्शन। तो लिख लेंगे यहाँ पर देन fx एंड gx आर इक्वल फंक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। कई बार वो इस तरीके से भी लिख देंगे कि f इक्वल टू g प्रूव करो, तो ये मतलब वही है कि f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। तो इक्वल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम? इक्वल फंक्शन हम चेक कर लेंगे। तो एक तो ये स्कूल लेवल में बहुत इजी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इक्वल फंक्शन चेक करिए। दूसरा और एक आता है कि चेक करिए कि ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है कि नहीं है, तो वो भी लिख लेते हैं क्वेश्चन। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। पहला हमारे पास दिया है f सच दैट, या f इक्वल टू करके ऐसे लिख देते हैं 2,1, 2,3, 4,3 एंड 1,2। आपको यस नो में देना है आंसर। एक जी दिया हुआ है, मैं तीनों को लिख देता हूँ, फिर आप तीनों का आंसर बताएं। पहले वाले को चेक करें। 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7। और h एक फंक्शन है -4, 4, 4 और 4, 3 और 2। तो अब आपको बताना है कि पहला वाला फंक्शन है कि नहीं है। पहले फर्स्ट वाले का जवाब देना है, इज अ फंक्शन और नॉट। ये रिलेशन तो है, क्या ये फंक्शन भी है कि नहीं। तो हमें कैसे चेक करना है? बहुत इजी सा काम है कि हम देख लेंगे कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही। x की वैल्यू 2 पे भी 1 मिल रहा है और 2 पे 3 भी मिल रहा है। तो क्या x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू पॉसिबल है क्या? इतनी देर से हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन x की 2-3 वैल्यू पे y की एक वैल्यू मिल सकती है। तो यस, फर्स्ट वाला क्या, यस और नो, f इज़ अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन। दो डिफरेंट x की एक वैल्यू पे 2 पर y की वैल्यू 1 भी मिल रही है और 3 भी मिल रही है, तो क्या ये फंक्शन है?
तो आंसर हो जाएगा f इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन है नहीं कि x की वैल्यू 2 पर भी, x की वैल्यू देखिए 2 पर देख रहे हैं तो 2 पे ये वैल्यू 1 भी मिल रही है और 3, तो ये 2 पे भी 1 और 2 पे 3 भी मिल रही है। अच्छा, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 और यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 1 है। बाकी करने की जरूरत नहीं, बस हमें यहीं से दिख गया कि हमें x की वैल्यू हम एक रख रहे हैं तो y की 2 अलग अलग वैल्यू मिली, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। g के बारे में बात करें, 2 पे 1 मिल रहा है, 4 पे 2, 6 पे 3, 8 पे, सब में अलग अलग x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू मिल रही, तो g इज फंक्शन, ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये ऑल डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तीसरे वाले की बात करो, थर्ड वाले में h फंक्शन है कि नहीं, -4 पे भी 4 दे रहा है और 4 पे भी 4 दे रहा है। x की 2 वैल्यू +4 और -4 है, x की वैल्यू 4 और -4 और 3 है, और यहाँ y की जो वैल्यू है वो 4, 4 और 2 है। तो x की वैल्यू 4 पर भी 4 है। अच्छा, 4, 4 और 2 तो 2 ही हो गए ना, 2 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू 4 पर, -4 पर भी 4 और 4 पर भी 4 और 3 पे 2, तो ये x की मैनी वैल्यूज़ पे y की सेम वैल्यू दे रहा है। तो x की 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू पे y की सेम वैल्यू तो आ सकती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है कि नहीं है, तो h इज़ अ फंक्शन। इसमें किसको डाउट है अभी, क्योंकि है तो बहुत इजी सा पार्ट, हम चेक करेंगे और सीधे आंसर बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है? ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद ज़रा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो करते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन तो इस टाइप से आएंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो टाइप 2 करके लिख लेते हैं, और ये और भी बहुत इजी होता है। इसमें तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ा, इसमें तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना। क्वेश्चन 1 है हमारा, इफ़ f of x इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 2 10x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, फाइंड हमको करना है, फाइंड f ऑफ पाई बाई 4। f ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो f ऑफ x की वैल्यू 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है, और f ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू बतानी है। तो x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह पे हम पुट करेंगे पाई बाई 4, और वैसे भी ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है। अगर याद है तो डायरेक्ट फार्मूले को हम वैल्यू और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है साइन 2x का, और x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 4, यानी कि साइन 90 और साइन 91। कोई प्रॉब्लम इसमें, कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप ज़रूर इनको ट्राई करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। फाइंड आउट करना है f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 1 बाई 3, इसकी वैल्यू बतानी है। आंसर है -3 होल 5 बाई 6। कर लेंगे सब लोग सॉल्व, बहुत इजी सा पार्ट है। एक बार x की वैल्यू -2 रखनी है और एक बार 3 रख देनी है 1 बाई 3, और फिर दोनों को ऐड कर देना है। फिर एक और इस टाइप का भी NCERT में मिलेगा आपको कि f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है, तो फाइंड करना है हमको f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, ये बताना है हमको। तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
आंसर इसका भी लिख लेते हैं, इसका आंसर है 2.1। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आपको अभी सॉल्व करना है। इफ़ जी फंक्शन एक गिवन है 1,1, 2,3, 3,5, 4,7 इज अ फंक्शन। ये फंक्शन हमको गिवन है। इफ दिस इज डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला, if this is described by the formula g of x equal to alpha x plus beta, then what value should be assigned to alpha and beta? तो हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो हमको बतानी है क्या होगी, जबकि फंक्शन जो है वो हमारा कुछ इस टाइप से गिवन है। जी की वैल्यू 1,1 है, एक्स की वैल्यू 1 रखने पे वाई की वैल्यू 1 है। इस तरीके से 2, 3, 3, 5, 4, 7 गिवन है। तो करें आप इसका आंसर बताएं अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर बात क्लियर है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अरे भाई सीधी सी बात है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर में दिया है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और फंक्शन हमारा दिया है g ऑफ x इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। यानी अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं एट x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यानी g ऑफ 1 ये कितना दिया हुआ है 1, और जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो g ऑफ 2 कितना दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है ना। जब x की वैल्यू 2 है तो y का मतलब g ऑफ x ही है। y जैसे f ऑफ x होता था तो यहाँ फंक्शन g के टर्म में दिया है तो g ऑफ x है। तो अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन बन गई, उन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देनी है। तो जब x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दी। हाँ तो बिल्कुल सही है, अल्फा 2 और बीटा -1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सही है आपकी बात। जी ऑफ 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओके ओके गुड। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व 1 एंड 2, 2 अल्फा प्लस बीटा 3 एंड अल्फा प्लस बीटा 1, माइनस कर दिया, बीटा कट हो गया तो अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 है तो 2 प्लस बीटा 1, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई -1। तो आंसर आ गया हमारा, अल्फा आ गया और बीटा आ गया। अगर उन्होंने पूछा होता कि भाई जी एक्स फंक्शन क्या होगा
तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाता है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, तो हमारा आंसर हो जाता है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो ये बहुत इजी चीज़ है। ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से बहुत इजी बनने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। 11th में तो कुछ खास है नहीं इसमें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एक और देख लेते हैं। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन प्रूव दैट एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलो मैं ये प्रूव दैट को हटा देता हूँ यहाँ से। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, देन इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। ए ऑप्शन में है एफ ऑफ एक्स, बी ऑप्शन में है 2f ऑफ एक्स, सी ऑप्शन में है 3f ऑफ एक्स, और डी में है नन ऑफ दी। तो आप बताएं इसको क्या वैल्यू आएगी इसमें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगा। ओके, तो बी बिल्कुल सही है। गुड। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हाँ हाँ सही है। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें निकालना है। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, ये अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लिया, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, और यहाँ भी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये दोनों कट हो गए, तो ये बन गया लॉग ऑफ
वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जो दिया है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और नीचे जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। और ये लॉग की प्रॉपर्टी हो गई कि अगर लॉग m टू द पावर n हो तो n log m हो जाता है, m टू द पावर n अगर है तो n log m हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया, तो 2 और इसको हमने fx लेट किया, तो f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2f ऑफ x आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो f ऑफ कुछ भी निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। अब इसमें आता है कि दो फंक्शन को ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो इस टाइप का भी एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे इसमें भी कोई खास दम रहती नहीं है। देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है हमारा। इफ f such that r tending to r is defined by f of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और g एक फंक्शन दिया है, उसका भी डोमेन और को डोमेन r और r है, और g ऑफ x जो है वो डिफाइंड है x प्लस 1। देन हमको वैल्यू जो है वो बतानी है फर्स्ट, देन फाइंड f प्लस g बताना है, सेकेंड f माइनस g, थर्ड f इंटू जी बताना है और फोर्थ f डिवाइडेड बाई g। इन चारों की वैल्यू हमको बताना है। तो करें आप इसको, इजी सा क्वेश्चन है एकदम। हो जाएगा सॉल्व, बहुत इजी है। f प्लस जी का मतलब क्या हुआ, दोनों को प्लस कर देना है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 बिल्कुल सही है। माइनस में माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड में डिवाइड, कुछ दम है ही नहीं इसमें। एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएंगे ये सारे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सारे। ओके, इसका एक और लिख लेते हैं, ये आप ज़रूर ट्राई करें। f सच दैट r टेंडिंग टू r है। देखो यहाँ आंसर में लिख देता हूँ ताकि कई लोगों को डाउट ना रहे। सेकेंड का जो आंसर है, सेकेंड पार्ट का जो आंसर है f माइनस जी, उसका आंसर है एक्स क्यूब माइनस एक्स। थर्ड का जो है वो f इंटू जी है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और फोर्थ पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। f such that r tending to r be defined as f of x equal to x है, एंड g such that r tending to r है, ये डिफाइंड है g of x equal to mod x। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है फाइंड f प्लस जी, f प्लस जी, f माइनस जी, f मल्टीप्लाइड बाई जी और f डिवाइडेड बाई जी, सब बताना है। f प्लस जी, f माइनस जी,
एफ मल्टीप्लाइड बाई जी एफ डिवाइडेड बाई जी। कैसे प्लस करेंगे आप इसको? तो पहले मॉड को थोड़ा आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो मॉड को बस आप एक्सपैंड कर लेंगे तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो। और बस इन दोनों को प्लस कर देंगे, एफ एक्स और प्लस जी एक्स। एफ एक्स तो एक्स है ही, जो एफ ऑफ एक्स है वो तो एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स तो हमें पता चल गया, ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये एक्स है। ये एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कहीं पर भी आप लगा दो, किसी में भी लगा दो, दोनों में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में जीरो पे तो जीरो देगा ही। माइनस जीरो और प्लस जीरो मीनिंगलेस है, कोई मतलब तो है नहीं इनका। तो जब दोनों को प्लस करोगे आप तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का आंसर कैसे दोगे, ये इक्वल टू ज़ीरो होगा जब एक्स नेगेटिव होगा, और अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो ये क्या बन जाएगा 2x। एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो प्लस एक्स और प्लस एक्स मिला के 2x। ऐसे ही हम सबके आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चाहे वो प्लस का बोले, माइनस का बोले, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, किसी का भी बोले कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन में वो ग्राफ बना के दे देंगे, फंक्शन देंगे ही नहीं, वो कहेंगे नहीं कि x की वैल्यू 1 पे 1 दे रहा, 2 पे 2 दे रहा या 3 पे 7 दे रहा, ऐसा कुछ बताएगा नहीं। 4 ग्राफ दे दिए जाएंगे और आपको चेक करके बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। फिर हम कैसे चेक करेंगे, ग्राफिकल मेथड, तो लिख लेंगे हेडिंग ग्राफिकल मेथड। टू चेक अ फंक्शन, कैसे हम चेक करेंगे ग्राफिकल मेथड से कि ये फंक्शन जो है वो, जो रिलेशन या जो भी दिया है वो फंक्शन है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी ग्राफिकल। आगे हम पढ़ेंगे कि वन फंक्शन को भी चेक करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं और उसका कुछ और अलग मेथड होगा, लेकिन हम ग्राफ से भी हमें 4 ग्राफ दिए जाएंगे बना के, हमें नहीं पता होगा वो किसके ग्राफ होंगे, लेकिन हमें चेक करके बताना होगा कि वो फंक्शन है कि नहीं है, ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके कि अगर कभी भी हमको ग्राफ के 4 ऑप्शन मिल गए और हमें चेक करना पड़ा कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो लिख लेते हैं इफ़ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज प्लॉटेड and any line parallel to y-axis, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, any line parallel to y-axis, any line parallel to y-axis, cut it at more than one point, more than one point, then it does not form a function. ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा अगर एक से ज़्यादा जगह पे कट करती है तो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर और हमारा फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से आ गया ये, अब हमें नहीं पता कि किसका ग्राफ है ये, वैसे तो ये पैराबोला x² = 4 है भाई है, लेकिन मान लिया हमें नहीं पता है, कुछ और भी इस टाइप से फंक्शन हमें मिलेगा जिनके ग्राफ का आइडिया नहीं होगा हमको, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस नहीं y एक्सिस के पैरेलल
ये लिखा है ना कि ड्रॉ ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो फिर वो, अच्छा उन्होंने क्यों बोला है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस ही ड्रॉ करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब आप कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, देखिए मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, या हो सकता है ये लाइन हो पैरेलल टू वाई एक्सिस, या हो सकता है ये लाइन हो पैरेलल टू। तो देखो जैसे x की वैल्यू सपोज करो a है तो y की वैल्यू ये मिल रही है, तो ये y की वैल्यू देखो अलग है, ये x की वैल्यू मान लिया b है तो ये y की वैल्यू यहाँ मिल रही है, यहाँ पर x की वैल्यू के लिए अलग मिलेगा, y के लिए अलग मिलेगा। तो x की जितनी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाओगे वहाँ पैरेलल टू y एक्सिस, वहाँ पर वो जब x एक्सिस को कट करेगी जाके तो x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिल रही है। ऐसा कभी नहीं हो रहा कि x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू मिलने लगे। जैसे मान लो ग्राफ ऐसा आ गया, कुछ इस टाइप से ग्राफ हो गया ऐसा, तो हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो ये x की वैल्यू a पे y की वैल्यू ये आ गई, दो वैल्यू मिलने लगी, एक y की वैल्यू b भी मिली और एक y की वैल्यू c भी मिल गई। तो क्या ये फंक्शन है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि x की एक वैल्यू पे y की दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है तो यस ये फंक्शन है। बात क्लियर हो रही है कि फंक्शन को अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं? हम कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और अगर वो एक्स एक्सिस को इट कट एट मोर देन वन पॉइंट, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन है। एक से ज़्यादा पॉइंट पे जैसे उसने कट किया उस ग्राफ को, और ये देखो ये तो नीचे और भी जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो और भी वैल्यू y की मिलने वाली है, x की एक वैल्यू पे y की 1000 वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर वो नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन वाला केस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे साइन x का ग्राफ ड्रॉ करें, देखो ये हो गया है, इस टाइप से करते हैं ना हम लोग, ऐसे करते हैं। खैर ये तो सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है ही। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, ये देखो ना, ये यहाँ पर x की वैल्यू, ये x की एक वैल्यू पे y की दो सेम वैल्यू दे सकता है। ये देखो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि साइन 30 भी 1/2, और इसको अगर सेकंड में ले जाओगे तो 180 माइनस 30 150 भी। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब दो वैल्यू तो हमेशा देगा ही देगा ना, कि दो वैल्यू पे साइन x की दो वैल्यू पे y की एक वैल्यू हो सकती है, x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। तो कभी भी हमको चेक करना हो कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस प्लॉट करके देख लेंगे। एक से ज़्यादा जगह पर कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह पे कट हुआ तो इसका मतलब x की एक वैल्यू पे y की दो या दो से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, तो वो फंक्शन नहीं है। पूरे अभी हमने लेक्चर में यही सीखा कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिले, x की एक वैल्यू पे y की दो सेम वैल्यू, x की एक वैल्यू लिया, y की दो वैल्यू या तीन वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन x की दो चार वैल्यू पे सेम y की वैल्यू मिल सकती है। मैनी का वन हो सकता है लेकिन 1 to मैनी नहीं होता है। मैनी वन फंक्शन है, इसको हम लोग 12th में सीखे। है कोई डाउट अभी भी बताइए कि फंक्शन अगर हमने दे दिया और चेक करने के लिए बोला कि बताओ ये है फंक्शन कि नहीं है, तो कर लेंगे सारे लोग। ये फंक्शन है कि नहीं चेक करो, बताओ। क्या ये फंक्शन है?
ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हमने रखा एक पैरेलल टू लाइन ड्रॉ किया, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करें, तो इसका मतलब फंक्शन है ये, तो यस हो जाएगा आंसर। इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी फंक्शन क्या होगा, है ये फंक्शन। एक्स की कोई भी वैल्यू ड्रॉ करो, मतलब पैरेलल टू कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मत ड्रॉ करना है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भाई अगर वाई एक्सिस के पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा तो खैर नहीं है, लेकिन हमने नाम से मैं बता दूं आपको कि 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है। अभी हम कुछ उसमें डीपली नहीं जाने वाले हैं। 1-1 का मतलब यही है कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 ही मिलेगी, फिर 2 पे और कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो जब x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलेगी तो उसको 1-1 फंक्शन बोलते हैं। तो 1-1 फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम पैरेलल टू यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर हम पैरेलल टू ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन है। अगर हमने कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो अगर वो हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया और वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है तो फिर वो 1-1 है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया तो फिर वो मैनी 1 हो जाएगा। 1-1 नहीं है तो मैनी 1 होगा। इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। सिर्फ नाम से मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि 1-1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर हमने एक है तो y की वैल्यू भी एक ही मिलेगी। ठीक है, मैनी 1 का मतलब x की 4 वैल्यू पे y की सेम वैल्यू मिलेगी, मैनी का 1 के साथ है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हम करेंगे जब 1-1 पढ़ेंगे तब वहाँ पर फिर याद कराऊँगा मैं आपको। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे कि आप भूल जाए कि पैरेलल टू आप वाई एक्सिस ड्रॉ करने निकले और आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो वो गलत हो गया। तो वो तो फंक्शन हुआ ही, साथ में वो 1-1 हो गया। तो लिख लेते हैं, इफ एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस intersect the graph at most one point, then the function is 1-1. तो अगर हमें 1-1 फंक्शन चेक करना है तो ये हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इट इज़ मैनी 1। ठीक है, 1-1 का मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ आपको, अगर आप नए हैं इसमें नहीं सुना आपने। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, x की वैल्यू 1 पे 6 मिल रहा है, 2 पे 4 मिल रहा है, 3 पे x की सिंगल वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिल रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1-1। और मैनी 1 के बारे में तो अभी हम कई बार बात कर ही चुके हैं कि मैनी 1 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे रखा तो भी 5 है, 3 पे रखा तो भी 5 है, 4 पे रखा तो भी 5 है, और 2 पे रखा तो 7 है। तो एक x की मैनी वैल्यूज़ के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, तो ये मैनी 1 फंक्शन है। फिर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इनकी डेफिनेशन, इनका फिर जो मेथड होता है कैसे चेक करते हैं, ये अभी हम पढ़ रहे थे। तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस से तो चेक कर लेते हैं कि फंक्शन है, तो फिर पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस ड्रॉ करें तो क्या होगा। तो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वो फंक्शन चेक हो जाएगा, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वो फंक्शन चेक हो जाएगा कि 1-1 फंक्शन है कि नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है,
वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या वो 1 1 फंक्शन हो सकता है? अभी हमने यहाँ ड्रॉ तो किया, देखो ना, ये साइन एक्स ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम पैरेलल टू एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन, तो क्या ये फंक्शन बन पाएगा? 1 1 फंक्शन हो पाएगा? नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ऐसे बना ये साइन एक्स, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होता। अगर हम कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो एक्स की कई सारी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, वाई की सेम वैल्यू मिलेगी। देखो ना, यहाँ पर हर जगह कट होगा, ये यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज़ पे वाई की सेम वैल्यू मिलने वाली। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी वन। अगर एक ही जगह पे कट करता तो ये 1 1 हो जाता। जैसे मान लिया कि ये एक लाइन है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन आपको याद हो गई है, तो ये क्या है? अगर आप इसके पैरेलल लाइन कोई भी ड्रॉ करके देख लो, ये ड्रॉ किया, एक जगह पे कट करे, ये ड्रॉ किया, एक जगह पे ये ड्रॉ किया, यानी एक ही जगह पे कट कर रही, तो ये कौन सा होगा? y इक्वल टू एक्स वाला क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया, और ये मैनी वन फंक्शन हो गया। बताइए अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें है तो? ओके, तो फिर बाकी नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, आज इतना ही करते हैं।